कम हुई चांदी की शुरुआती तेजी एमसीएक्स पर अब मामूली मजबूती के साथ 62,500 रुपए के ऊपर भाव। कॉमेक्स पर चांदी $22 के ऊपर। सोने में 150 रुपए तक की मजबूती। एमसीएक्स पर 53,000 के बेहद करीब। कॉमेक्स पर सोना $1,775 के पास। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव और बढ़ा। ब्रेंट क्रूड 1.5% गिरकर $92 के नीचे फिसला। एमसीएक्स पर भाव 6,900 रुपए के नीचे। लेड 187 रुपए के पास, 211 के पार एल्युमिनियम। हालांकि कॉपर की शुरुआती तेजी हुई कम, अब 695 रुपए के करीब। ग्वारगम में इंट्राडे में दिखा जबरदस्त उछाल। अब फिलहाल 11,150 के करीब कर रहा है दिसंबर वायदा कारोबार। ग्वार-3 का वायदा 5,500 रुपए। 2022-23 के लिए 344 लाख गांठ कॉटन उत्पादन का है अनुमान। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नहीं किया अनुमान में कोई बदलाव। घरेलू खपत अब कम रहने की संभावना। 300 लाख गांठ तक हो सकता है खपत। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आपके पास कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। जयप्रकाश गुप्ता हैं, फाउंडर हैं धन के। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं। और साथ ही हमारे साथ अमित खरे हैं, जिनसे हम एग्री मार्केट की चाल समझेंगे। टेक्निकल एनालिस्ट हैं जीसीएल के। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज बेस मेटल्स की करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते से जिस तरह की तेजी बेस मेटल्स में दिख रही है और उसको लीड इस बार कर रहा है जिंक, जहां पर जबरदस्त तेजी है। हफ्ते भर में बात करें तो 8% से ज्यादा की मजबूती जिंक में आ चुकी है। लेड हफ्ते भर में 7% से ज्यादा मजबूत हो चुका है। एल्युमिनियम और कॉपर में भी 4.5 से 5% तक की तेजी आ चुकी है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है, यूएस में महंगाई में नरमी आई, और उम्मीद अब यह है कि यूएस फेड का रुख अब ग्रोथ की तरफ ज्यादा हो सकता है और जो उनका हॉकिश स्टांस था उसमें अब थोड़ी सी उनका रुख बदल सकता है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर जो सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही चीन को लेकर वहां पर कोविड नियम में क्वारंटाइन के जो डेज है वो कम कर दिए गए हैं। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेस मेटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में, क्या इस तेजी के बाद भी इन स्तरों पर खरीदारी बनती है या अभी बचकर रहना चाहिए इन मेटल से? अभी दूर रहे कुछ दिन, क्योंकि काफी अच्छी तेजी आ चुकी है, किसी भी तरफ का मूवमेंट आ सकता है। जय विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, अगर ब्रॉडली फंडामेंटल को अगर एनालाइज करें तो स्मेल्टर्स काफी बंद हुए हैं यूरोप में। वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। जिस हिसाब से यहाँ चाइना में रिस्ट्रिक्शन हटा है, यहाँ पे कॉपर का और बाकी बेस मेटल्स का डिमांड निकल के आना जायज सा लग रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि इन्फ्लेशन में नरमी देखी जा रही है यूएस में। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो फेड के रेट हाइक्स हैं उसमें एक गिरावट देखने को मिलेगी। अब 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक शायद अब नहीं होगा। तो ये तब जो क्लीन एनर्जी पे थ्रस्ट है उसमें बेस मेटल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, चाहे वो सोलार पैनल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर ज्यादा फोकस है। क्रूड ऑयल $100 के ऊपर है, वो भी एक चिंता की बात है। तो तमाम फैक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बेस मेटल में यहाँ पे जो तेजी का रुख है वो आगे भी कायम रह सकता है। तो हर डिप पे बाई की सलाह रखनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि ये तेजी बहुत शॉर्ट टर्म है। एक काफी कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिला है। हो सकता है कि ये तेजी और कायम रहे। स्पेशली कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है 720 750 तक का लेवल भी पॉसिबल। ओके,
यानी इनको लग रहा है कि जो जिस तरह के कंसोलिडेशन के बाद ये तेजी शुरू हो गई है, तो इस वजह से लग रहा है कि ये तेजी टिकाऊ हो। माइनर डिप दिख सकते हैं जो आपके लिए खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि साल की शुरुआत में रूस यूक्रेन वॉर के बाद से ये रिकॉर्ड स्तरों तक भी कई सारे बेस मेटल्स के दाम गए थे। उसके बाद काफ़ी दिनों तक नरमी आने के बाद, हालांकि कई सारे बेस मेटल्स ऐसे भी हैं जो अभी भी रिकॉर्ड स्तरों से 30-40% नीचे हैं। तो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहाँ पर तेजी दिख रही है। हमारे साथ अजय केडिया जी भी हैं। केडिया जी, बेस मेटल्स को लेकर आपका व्यू क्या है और क्या पसंद कर रहे हैं आप, कहाँ पर ट्रेड की सलाह दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून किशन जी। डेफिनेटली अगर पूरे बेस मेटल की बात करें तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहा है वो डॉलर इंडेक्स रहा है। जिस ढंग से हमने देखा इन्फ्लेशन के नंबर जो कम आए थे, इसके बाद डॉलर में जो गिरावट आई है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर था। साथ में हमने देखा जैसे चाइना सबसे बड़ा मेटल मार्केट होता है, तो चाइना में कहीं ना कहीं हमने देखा कि कोविड की जो सिचुएशन है वो कूल ऑफ हो रही है। साथ में चाइनीज न्यू ईयर है 22 जनवरी से, उससे पहले जनरली हम देखते हैं कि बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है पूरे बेस मेटल में एक तो इन्वेंट्री कंसर्न भी बना हुआ है। ये सबको देखते हुए कॉपर मेरा टॉपिक रहेगा। थोड़ा पुल बैक आ सकता है 690 692 की रेंज में, वहां पे लेके चलना चाहिए। 718 720 तक के लेवल देख सकते हैं। ओके, यानी कॉपर दोनों ही जानकारों को लग रहा है। जय, आप बता रहे थे कॉपर खरीदारी की, तो वहां पर स्टॉप लॉस क्या, पोजिशनली किस तरह के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, पोजीशन अगर किसी को बनाना है तो आई थिंक 655 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और हायर साइड में 760 तक भी पॉसिबल है। कोई एक दिनों के हिसाब से अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो 690 के आसपास एक बेहतर लेवल है एंट्री का। 682 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और करीब 710 से 715 का टारगेट। ओके, यानी पोजिशनल और 1 से 2 दिनों के लिए जो ट्रेड है, दोनों के लिए सलाह जय की तरफ से ये है। जो 1-2 दिनों के लिए, उनके लिए 690 पे खरीदारी की सलाह है, 710 का टारगेट है, 682-683 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की, जहां पर शुरुआती तेजी अब गायब होती दिख रही है। अब तेजी कम है यहाँ पर, हालांकि शाम के सत्र में एक्शन बढ़ता है। क्या जय उम्मीद करें कि आज भी शाम में तेजी यहाँ पर बढ़ेगी चांदी में? और अभी अगर किसी को खरीदना है 6-7 घंटे के लिए, तो क्या सलाह देंगे चांदी में? देखिए, चांदी वैसे तो फंडामेंटली बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये ध्यान देना भी जरूरी है कि 63,000 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। काफी बार 63,000 के आसपास आके मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लग रहा है। थोड़ा डिप मिले तो बाई करना चाहिए। आई थिंक 62,000 के आसपास अगर मिले तो एंट्री थोड़ा सा बेटर है। हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 61,500 का जरूर रखें, और हायर साइड में कोई अगर रिस्क लेना चाहता है तो 63,000 ब्रीच होता है तो 63,500 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। ये ध्यान जरूर रखें कि 63,500 के ऊपर का क्लोजिंग यहाँ पे हो सकता है कि फर्दर तेजी का एक रूप डिफाइन कर सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहना चाहिए 1-2 दिनों के लिए। ओके, चलिए चांदी पर एक सवाल भी है केडिया जी। ये सवाल, आप 1 साल के लिए चांदी खरीदना चाह रहे हैं, किन स्तरों पर क्या बेहतर लेवल होगा, किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए 1 साल के लिए? देखिए, जैसे मैंने दिवाली वाले सेशन में भी कहा था कि मुझे आने वाले दिनों में चांदी सबसे ज्यादा तेज लग रही है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि 53 से 62-63 का भाव दिखा चुकी है। टेक्निकल अगर 1000-2000 पॉइंट का पुल बैक भी आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 61,000 के आसपास का एक बेस क्रिएट होगा। साल भर का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है 85,000 का लेवल हम चांदी में बनते हुए देख पाएंगे। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ हीरा लाल है राजस्थान से। 2 सवाल है। पहला सवाल गोल्ड पर है। जय, पहला सवाल इनका गोल्ड पर है कि 52,600 खरीद भाव से अभी ऊपर ही है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपने लिया है तो आई थिंक आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म अवधि और निवेश के तौर पे आपने लिया है तो मेरे ख्याल से आप बने रहें। बाय एंड ऑफ दिस ईयर या मार्च तक मुझे लगता है 55,000 का लेवल पॉसिबल है। तो उस हिसाब से अगर मीडियम टर्म आउटलुक है तो होल्ड करें, और शॉर्ट टर्म आउटलुक है तो 53,000 के ऊपर है, आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, यानी अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है तो निकल जाए, अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है तो आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल हीरा लाल जी का कॉपर पर था कि 705 रुपए में उन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए केडिया जी इनको? देखिए, कॉपर में ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है, बट जिस ढंग से हमने इनिशियली अभी रैली देखी है तो प्राइजेस में थोड़ा बार बार में रिट्रेस आता रहेगा।
बट आई थिंक जब तक 690 के ऊपर प्राइसेस मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव तो बने रही है। ऊपर में 712 718 तक का लेवल है, बट इट मे टेक 1 वीक, तो हफ्ता भर लगेगा, बट ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। थोड़ा पुल बैक पे एवरेज कर सकते हैं 692 के करीब। ओके केडिया जी, एक और सवाल अभिषेक का है दिल्ली से। गोल्ड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं, क्या आपके पास अभी है? आप बाहर है अभी, पता चला आपकी टीम की तरफ से? नहीं, ऑलरेडी है। अगर हम सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में हमें लगता है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, बट हाँ थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग बनती है, तो यहाँ पे आप कॉल बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट पे अच्छी तेजी बनेगी, जिसके लिए आप 52,500 का एक कॉल बेचिए, 550 रुपया वहां पे आपको प्रीमियम मिलेगा, एंड 53,000 के 2 कॉल ले लीजिए। तो होगा क्या, अगर प्राइस 53 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका एक कॉल खड़ा हो जाएगा और वहां पे आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो 52,500 का एक कॉल बेचना है, 5300 का OTM 2 कॉल लेने हैं, और थोड़ा टेंशन जो चल रहे हैं सप्लाई को लेकर, इसको देखते हुए भी मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में भी बाइंग का कॉल लिया जा सकता है। खास करके अगर करंट लेवल से भी अगर हम देखें तो 500 के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड है, तो यहाँ पे आप सिंपल 500 रुपए का एक कॉल ले लीजिए 30 रुपया 45 पैसे में, और 550 का 15 रुपए में एक कॉल बेच दीजिए, तो बुल स्प्रेड कर सकते हैं, कम कॉस्ट में आपको अच्छा मुनाफा बन सकता है। ओके यानी 550 के स्ट्राइक की कॉल आपको बेचनी है, 500 के स्ट्राइक की कॉल यहाँ पर खरीदनी है, और गोल्ड के लिए जो सलाह है वो 52,500 के कॉल को आपको बेचनी है, वो राइटिंग करना है, और 53,000 की 2 कॉल आपको यहाँ पर में। चलिए अगले दर्शक हालांकि एग्री मार्केट पर है, केडिया जी आपसे ही सवाल होगा। राजीव कुमार है, 12 टन गेहूं है इनके पास, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, होल्ड करें, आगे क्या और तेजी की उम्मीद लग रही है गेहूं में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में सोइंग की प्रोग्रेस तो अच्छा दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा भी पुल बैक मिलता है तो लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम को लेके भी कंसर्न है और सामने फेस्टिव डिमांड भी है, तो बिल्कुल ये बने रह सकते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने का व्यू लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 2750 2800 तक का भी लेवल। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 175 रुपए पर, अब भाव 187 के आसपास है, काफी ऊपर चला गया है। क्या लग रहा है जय आपको, क्या इनके लेवल्स के पास आएगा या आप निकल जाए, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं? देखिए अभी करंट माहौल में आई थिंक बेस मेटल्स में शॉर्ट रहना थोड़ा रिस्की है। 192 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे हैं प्राइसेस, अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। ओके 192 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए इनका सवाल है। जय क्या सलाह देंगे इनको कॉपर में? देखिए कॉपर में मैं बुलिश हूँ, जो फंडामेंटल्स हैं वो भी काफी सपोर्टिव हैं, तो यहाँ पे अगर कोई मीडियम टर्म आउटलुक से अगर बाई करना चाहता है तो आई थिंक 690 के आसपास एंट्री करना चाहिए। अगर आपका नजरिया ट्रेडिंग जी आपको चार्ट पर भी दिख रही है आगे भी, या निकल जाना चाहिए? आज जो है ग्वार सीड और ग्वार गम में बहुत ही अच्छा मूवमेंट, या फिर बोले बहुत ही तेज दोनों साइड का मूवमेंट हमने देखा। प्राइस जो है एक बार के लिए जैसा आप बताए 5% ऊपर, जैसे अगर मैं लेवल के हिसाब से बात करूं तो 5670 के करीब का हाई बना के ग्वार सीड अभी 5430 के करीब ट्रेड कर रहा है। ओके ग्वार गम भी 11600 के करीब का हाई बना के अभी 11100 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जो भी लेवल अभी रिसेंट में मैं दे रहा हूँ उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, भी मूवमेंट जो है वो काफी तेज है। वार्षिक का जो है बाय का ट्रेड है मेरा 5380 के करीब, इसमें खरीदारी करें। 5500 रुपए का इसका टारगेट है और 5300 रुपए का एक इसका स्टॉप लॉस है। ग्वारगम में भी 11100 जो कि मौजूदा भाव है उसके करीब खरीदारी करें, 11500 का टारगेट है, और इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 10,900 का है। मूवमेंट बहुत तेज है, प्रॉपर ट्रेड जो है वो लेवल्स के हिसाब से ही इसमें किए जाने चाहिए। ओवर स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश ही है। ओके यानी अभी भी तेजी की उम्मीद लग रही है अमित जी को। और अमित जी ने जो कॉल दिए हैं ग्वार सीड में बता दूं, 5380 रुपए पे आपको ग्वार सीड खरीदना है, 5500 रुपए का टारगेट है, 5300 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है।
11,200 पे आपको ग्वारगम खरीदना है। जो करंट लेवल है उस लेवल पे ही आप खरीद सकते हैं 11,500 के टारगेट के लिए, और 10,900 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। शक है पवन है हिसार से, मई 2023 तक के लिए ग्वार सीड का आउटलुक हाजिर में जाना चाह रहे हैं। केडिया जी क्या लग रहा है मई 2023 तक ग्वार सीड का भाव कहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल फंडामेंटल काफी मजबूत है, और जैसे कि हमने एक जो सेमिनार था दिल्ली में, उधर भी हमने कहा था कि नवंबर फर्स्ट वीक के बाद मार्केट में तेजी का रुख आएगा, और अब हम देख रहे हैं कंटिन्यू तेजी चल रही है। अभी नेक्स्ट पड़ाव जो मुझे लग रहा है वो 5550 का है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो रैली अप होगी, और हमें लगता है कि 62 से 6400 का लेवल जो है वो हम फरवरी एंड तक देख पाएंगे। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बिकॉज जो भी फंडामेंटल रिकवरी है वो काफी शानदार दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है फरवरी तक का अगर व्यू लेके चले तो 6400 तक के लेवल हम गवार सीड में देख पाएंगे। ओके, अगले दर्शक है आर्यू पटेल है, सिल्वर 2 लॉट इन्होंने खरीदा है 62,850 रुपए में। जय क्या करना चाहिए इनको? 62,850 की बाइंग है इनकी। आई थिंक 62,400 के स्टॉप लॉस से बने रहें। 63,300 के आसपास जाता है तो एक बार एग्जिट ले लें, क्योंकि 63,500 के आसपास हम लोगों ने इन द पास्ट भी देखा है कि काफी रेजिस्टेंस फेस करता है सिल्वर। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की राय बनाए, अदरवाइज 63,300 के आसपास एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। ओके, अगले दर्शक हैं नीरज हैं दिल्ली से, सिल्वर मिनी इन्होंने खरीद रखा है, नहीं सेल किया है सिल्वर मिनी 62,720 रुपए पे। अब क्या करना चाहिए इनको केडिया जी? सेल किया है सिल्वर मिनी को। देखिए चांदी में मेरा व्यू अभी भी बुलिश ही है, लेकिन बार बार में हम देख रहे हैं 63 साढ़े 63 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इवनिंग सेशन में हो सकता है पॉसिबल है थोड़ा बहुत पुल बैक इनको 62,000 तक का लेवल मिल जाए, वहां पे ये शॉर्ट से निकल जाएगी। ज्यादा बड़ी गिरावट हम सोने चांदी में एज ऑफ नाउ नहीं देख रहे हैं, तो 62,000 के करीब अपना शॉर्ट पोजीशन से निकल के बाइंग में आ जाइए, जो वापस 63,200 तक का लेवल दिखा दे। तो आई थिंक 62 इज गुड टू एग्जिट शॉर्ट पोजीशंस। ओके, यानी अभी भी इनको नुकसान नहीं हो रहा है, इनके खरीद भाव के आसपास ही, इवन नीचे ही हैं, तो निकल जाने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है नीचे के भाव जब दिखे आज इंट्राडे में। जीरा अगले 2 महीने में कहाँ तक जा सकता है? केडिया जी क्या लग रहा है जीरे में अगले 2 महीने का आउटलुक? देखिए जीरा का हमने पहले भी व्यू रखा था कि कैरी ओवर स्टॉक हम जानते हैं पिछले साल भी शॉर्ट था, इस बार भी शॉर्ट है। चाइना मार्केट ओपन अप हो चुका है, जिसके चलते डिमांड काफी भरपूर है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद अब शादी ब्याह की भी डिमांड कंटिन्यू है। स्विंग प्रोग्रेस थोड़ी बहुत बड़ी जरूर है, बट आगे वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक अगर 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइस 26,000 का लेवल आराम से टच कर जाएगा। 24,500 का लेवल इज गुड टू बाय। जब तक प्राइस 24,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड काफी बुलिश है। यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चले, क्योंकि 20 नवंबर के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्विंग के डाटा भी पूरा आ जाएगा और एक्सपायरी भी जो नवंबर की वो निकल जाएगी। तो 20 नवंबर के बाद और ज्यादा बुलिश जोन में आ जाएगा ये, बट 26,000 तक का लेवल ये लेके चल सकता है। ओके, अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से, आपके फॉलोअर हैं केडिया जी, पूछ रहे हैं कि गोल्ड में इंट्राडे का व्यू बताइए। केडिया जी से पूछिएगा। देखिए गोल्ड में अभी भी बुलिश जोन में ही मार्केट, बट थोड़ा बहुत पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है इवनिंग सेशन में 52,700 तक का एक पुल बैक मिलता है, वहां पे लेके चलिए। 53,200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। कोई भी बुलियन में शॉर्ट करके ना चले, और गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, उस पर नजर रखिए। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हैं अनिल हैं, सोयाबीन पे जाना चाह रहे कि सोयाबीन का फ्यूचर्स कैसा लग रहा है। केडिया जी क्या लग रहा है हाजिर में क्या स्थिति है सोयाबीन को लेकर, और भाव आगे और क्या गिर सकते हैं क्या? लेवल्स काफी डिले हुए हैं, मॉइस्चर कंटेंट अभी भी काफी ज्यादा है, जिसके अराइवल पर डिले है। प्राइजेस में मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा बड़ी तेजी रहेगी, बिकॉज ठीक है बीच में हमने देखा कि पाम ऑयल ये सब में तेजी बनी थी, उसका एक सपोर्ट भी प्राइजेस में मिला था। बट एज वी मूव टुवर्ड दिसंबर मंथ, मुझे लगता है प्राइजेस में एक अच्छा खासा करेक्शन वापस लेगा। तो आई थिंक ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 3 से 4 महीने का व्यू लेके चलते तो 4500 का लेवल फिर से दिखा रही है। टाइमिंग 6,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेटर है कि अगर लॉन्ग पोजीशन है तो देखकर निकल जाइए। दिस वन ऑनवर्ड्स फिर से पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, अगले दर्शक है राकेश सिंगल हैं मेरठ से, कॉटन के बारे में जानना चाह रहे थे। कॉटन सीआई का सर ये नया अनुमान जो आया है पुराने अनुमान के आसपास ही है, हालांकि इन्होंने कंजम्पशन का जो पूरे साल के लिए जो अनुमान था उसे कम कर दिया। उनको लग रहा है कि
कम खपत यहाँ पर रह सकता है। डोमेस्टिक लेवल पे 300 लाख गांठ तक खपत का अनुमान है। लेकिन एक चीज़ और आज बात हो रही थी अतुल गनात्रा जी से, वो कह रहे थे कि जो किसान है वो इस बार माल बेच नहीं रहे। उन्होंने ऐसे भाव देखे थे कि उन्हें लग रहा है कि अगर होल्ड करेंगे तो आगे जाकर बेहतर भाव मिलेंगे, इसलिए आवक काफ़ी कम है। क्या लग रहा है कॉटन पर इसका क्या असर होगा, और जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा पैनिक रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग जो पहले सुन के आ रहे थे कि क्रॉप साइज बहुत बड़ी होगी, अगर 340-41 का भी अगर क्रॉप साइज अगर हम पकड़ के चलते तो प्लीज डोंट कंपेयर विद द लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर 307 के मुकाबले 341 बड़ा दिखेगा। बट अगर आप लास्ट 3-4 साल के एवरेज से बात करेंगे जो 350 के आसपास है, उसके मुकाबले कम है। सेकेंडली, कोविड के चलते डिमांड पिछली बार अच्छी थी, बट इस बार अगर शादी ब्याह में अभी अगर देखें 32 लाख शादी अगले 1 महीने में ही है, तो उसकी वजह से यार्न मार्केट भी टाइट रहा। नो डाउट रिसेशन के फियर की वजह से ये माना जा रहा है कि डिमांड थोड़ा डेंट हो सकता है, बट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सरपास्ड द डिमांड रिसेशन टाइम। तो मुझे लगता है आगे डिमांड एक बढ़ेगा। और फार्मर हमने देखा है कि ना ही कॉटन में, पिछले साल भी कॉटन है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, सभी में फार्मर की अभी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। दे आर डिमांडिंग फॉर अ हायर प्राइजेस। तो आई डोंट थिंक फार्मर हेस्टीली ये भाव में बेचेंगे। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में अराइवल पिछले 2 साल के एवरेज से देखें तो उससे भी कम था। तो मुझे लगता है ये जो मिसमैच है डिमांड और सप्लाई में, वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। भाव में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल लगता नहीं है। हाँ, बाकी अगर प्रोडक्ट की बात करें कॉटन, उनमें दबाव बन सकता है, बट कॉटन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में भी 90-95 सेंट आराम से दिखा सकता है, क्योंकि पहले 2% का जो ओवर प्रोडक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और यूएस, यहाँ पे जो डैमेजेस हुए, यील्ड में ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं उस चीज को ऑफसेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में तेजी का रुख रहेगा। अगर दिसंबर वायदे की बात करें तो थोड़ा भी पुल बैक मिला, लेके चलिए 33,500 से 34,000 तक का लेवल दिसंबर एंड तक देखने मिल जाएगा। ओके, अगले दर्शक है अमित है मंदसौर से। नेचुरल गैस 476 पे शॉर्ट कर रखा है। जय, क्या सलाह देंगे इनको नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस अभी विंटर सीजन भी है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पे नेचुरल गैस की खपत बढ़ेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिमांड आउटलुक है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट रहना थोड़ा सा रिस्की है। करंट लेवल्स पे मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना चाहिए। मुझे लगता है 520 तक का लेवल भी पॉसिबल है। ओके, आप क्या सलाह देंगे? आपको भी लग रहा है कि ये अपने शॉर्ट से एग्जिट कर ले केडिया जी? हाँ, बिल्कुल। अगर देखिए, विंटर इज द की पीरियड जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ जाता है। बीच में हमने देखा था अभी ऑनसेट ऑफ विंटर है, बट माइल्ड वेदर की वजह से ये गिरावट आई है। ओवरऑल एनर्जी प्राइजेस अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे रहने की उम्मीद है, जिसके वजह से शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ध्यान रखिए, 520 का एक की ट्रिगर है। 520 का लेवल ब्रीच करने पे मुझे लगता है वापस 570-80 तक के लेवल दिखा देंगे, तो बेटर शॉर्ट साइड नहीं रहे। ओके, क्रूड की कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटजी है क्या केडिया जी आपके पास? हाँ, बिल्कुल। कच्चे तेल में हमने देखा कि पहले उम्मीद थी कि नवंबर में ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाया है उसकी वजह से कुछ कंसर्न हो सकते थे, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाइना भी ओपन हो चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बिकवाली का व्यू लेके चलना चाहिए। खास करके अगर हम बात करें तो अभी 6900 का भाव चल रहा है, तो सिंपल स्ट्रेटेजी में 6900 का एक पुट 98 रुपीज में ले सकते हैं। कॉस्ट कम करने के लिए आप 6700 का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 6800 का लेवल आराम से इजीली ये ब्रीच कर सकता है, तो 6700 का एक पुट बेच दीजिए, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम भी हो जाएगा। तो 6900 का पुट लेकर 6700 का एक पुट बेचना चाहिए। ओके, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप क्रूड में काम कर सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी आपका, जय आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल राय भी रखी। तो कमोडिटी